मित्रों, प्रज्ञा प्रवाह चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्पित है। उसी समर्पण के क्रम में हमने निबंध श्रृंखला की शुरुआत की है। निबंध श्रृंखला में पूर्व के 2 वीडियो में यह बताया गया कि निबंध का वर्गीकरण किन किन रूपों में हुआ है। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और पर्यावरण और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी इत्यादि क्षेत्रों पर विस्तार से विवेचन हो चुका है। हमने इस पर भी चर्चा की कि निबंध का प्रस्तुतिकरण किस रूप में किया जाना चाहिए, किस रूप में प्रस्तावना होनी चाहिए, किस रूप में मध्य भाग होना चाहिए, किस रूप में उपसंहार होना चाहिए। अपने निबंध को तथ्यों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, उद्धरणों के द्वारा किस प्रकार से वजनदार बनाना चाहिए, किस प्रकार से पुष्ट करना चाहिए, इस पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम निबंध श्रृंखला के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पर हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, साहित्य और समाज पर चर्चा करेंगे। साहित्य और समाज पर जो चर्चा का हमारा मुख्य बिंदु होगा वह होगा साहित्य और समाज का अर्थ, इनका उद्भव और विकास, परस्पर संबंध और किस प्रकार से साहित्य समाज को प्रभावित करता है, समाज साहित्य को प्रभावित करता है और किस प्रकार से व्यक्तित्व के निर्माण में, समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, संस्कृति के निर्माण में, सभ्यता के निर्माण में साहित्य की भूमिका होती है, समाज की भूमिका होती है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का आधार पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछे गए इससे संबंधित प्रश्न हैं। पहले एक बार हम प्रश्नों पर एक विहंगम दृष्टि, एक नज़र डाल लेते हैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे 2019 में पीसीएस में पूछा गया था साहित्य और नैतिक मूल्य, 2018 में पूछा गया था साहित्य का सामाजिक दायित्व, समाज पर साहित्य का प्रभाव 2017 में पूछा गया था। 2017 में आप जानते हैं 2 बार परीक्षा हुई थी, तो 2 बार पेपर हुए थे, तो इसमें साहित्य, संस्कृति और राजनीति का त्रिकोण यह पूछा गया था। समाज पर साहित्य का प्रभाव पूछा गया था। 2015 में हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत, 2016 में साहित्य एवं संस्कृति का अंतर संबंध, 2013 में साहित्य में नैतिक मूल्य, 2012 में साहित्य समाज का प्रतिबिंब है न कि दर्पण। उसके बाद साहित्य में लोक मंगल की भावना का औचित्य एवं महत्व, यह 2009 में प्रश्न पूछा गया था। सच्चा साहित्य राष्ट्रीय संस्कृति का पोषण करता है। इस रूप में इतने ढेर सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं वह सीधे सीधे साहित्य और समाज से किसी न किसी रूप में संबंधित हैं। अगर हम स्पष्ट रूप से कहें कि साहित्य और समाज ही वह टॉपिक है जिसमें पहले से ही क्या प्रश्न आना है यह घोषित रहता है। अगर आपने इस टॉपिक को ठीक से समझ लिया है तो चाहे प्रश्न जिस रूप में आए आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो आइए अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। साहित्य एवं समाज, सबसे पहले इसके अर्थ को हम जान लेते हैं। साहित्य में साहित यह लिखा हुआ है। हित का अभिप्राय होता है कल्याण, अर्थात जो हित सहित हो। संस्कृत भाषा में इसकी बहुत सुंदर व्युत्पत्ति की गई है, बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। बताया गया है हितयो सहितम साहित्यम, अर्थात जो हित अर्थात कल्याण से युक्त हो, जो कल्याण के साथ हो। हितेन सहितम साहित्यम, हित के साथ हो, हितेन कल्याणेन सहितम युक्तम साहित्यम, जो हित और हित के साथ हो, कल्याण के साथ हो, उसको साहित्य कहते हैं। अब समाज, हमने जब शुरुआत में निबंध के संदर्भ में चर्चा की थी तो यह बताया था कि वस्तुतः जो हमारा समाज है इसका एकाएक उद्भव नहीं हुआ है। आप देखिए, जो हमारे सबसे आदिकालीन पूर्वज हैं, आदि मानव हैं, उनका जो जीवन था और जो पशुओं का जीवन था वह लगभग एक जैसा था। जिस प्रकार से आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि से पशु युक्त रहते थे, उसी प्रकार से आदि मानव भी रहते थे। वह भी विचरणशील प्राणी थे और पशु भी विचरणशील प्राणी थे। दोनों में कोई अंतर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो विचरणशील प्राणी विचारशील प्राणी बना, उसी समय समाज का उद्भव हुआ।
समाज के उद्भव की यात्रा में हम देखते हैं कि बहुत अच्छा हमारे यहाँ शब्द है समझ। समझ का अभिप्राय होता है पशुओं का समूह। उसके बाद पशुओं के समूह से फिर क्या आया, समाज आया। समाज में केवल इस आकार का अंतर है, बड़े आ की मात्रा का अंतर है। यह वस्तुतः एक दंड, यह इस दंड में समस्त नैतिक मूल्य, परंपरा, संस्कृति सभी का समावेश है। इसका अभिप्राय हुआ कि जब समझ में नैतिक मूल्य, परंपरा, संस्कृति इत्यादि जुड़ जाती है तो फिर समाज का निर्माण होता है। अतः जब मनुष्य पशुओं की तरह घूमना फिरना, टहलना, उसी प्रकार से जो उसकी स्वाभाविक वृत्तियां हैं उनके अधीन रहने से ऊपर उठा, तभी समाज का निर्माण हुआ। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने का अभिप्राय यह है कि उसमें प्राणियों जैसे समस्त विशेषताएं निहित हैं, किंतु उसके साथ साथ उसमें विचारशीलता का महान गुण है। विचारशीलता के महान गुण ने ही समाज का निर्माण किया। समाज की बहुत ही सरल परिभाषा मैकाइवर एंड पेज ने अपनी बुक सोसाइटी में दी है। सोसाइटी इज द नेटवर्क ऑफ रिलेशंस। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह परिभाषा अपने आप में समाज के निर्माण की बात कह देती है। आप कल्पना करिए कि समाज में अगर संबंध न रहे तो क्या समाज का निर्माण हो सकता है? वस्तुतः पहली बार जो सामाजिक चेतना का उद्भव हुआ वह संबंध से हुआ। बालक धरती पर आता है माँ के गर्भ से तो पहला संबंध बनता है माता और संतान का संबंध। उसके पश्चात पिता और पुत्र का संबंध, भाई और बहन का संबंध, फिर और व्यापक रूप में मित्र का संबंध, राजनीति में राजा और प्रजा का संबंध, धार्मिक क्षेत्र में संत का संबंध, शिष्य का संबंध, गुरु का संबंध, शिष्य का संबंध। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संबंधों का नेटवर्क है वह फलीभूत होता है, वह आगे बढ़ता है, तभी सच्चे अर्थों में समाज का उद्भव होता है। अतः हमने देखा कि समाज के उद्भव में जो मुख्य भूमिका है वह सामाजिक संबंधों की भूमिका है। यह संबंध ही हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, नहीं तो मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं है। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छा कहा है कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। चरे मतलब विचरण करता रहता था। मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। क्यों मरता है? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा इनसे संबंध है। ये हमारी माता हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे मित्र हैं। हम इस राष्ट्र के और व्यापक अर्थों में राष्ट्र और नागरिक का संबंध। तो इन भिन्न भिन्न रूपों में जो हमारी संबंध की व्यापकता हुई, इसी से समाज का उद्भव हुआ। अब समाज आया, हमारी वेदना ने जब संवेदना का रूप ले लिया। वेदना तो पशु में भी होती है। आप देखिए कुत्ते बिल्ली ये भी परेशान होने पर चीत्कार करते हैं, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आती है, भौंकने की आवाज़ आती है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न रूपों में यह जो आवाज़ आती है यह वस्तुतः वेदना है। जब वेदना समवेदना का रूप ग्रहण कर लेती है तो समाज का उद्भव होता है। समवेदना का रूप किस प्रकार से ग्रहण करना? जैसे अगर पुत्र को पीड़ा है तो वह पीड़ा माँ को आभाषित होने लगती है, उस पीड़ा का एहसास माँ को होने लगता है। माता कौशल्या ने बहुत अच्छा कहा था, हृदय घाव मोरे पीर रघुवीर, अर्थात कष्ट मुझे हो रहा है और मुझे पता है कि पीड़ा हमारे रघुवीर को हो रही होगी। ठीक इसी प्रकार से यह जो वेदना का आत्मसातीकरण है, वेदना की व्यापकता होती है, यह समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जिस समय
इस वेदना का यह वेदना नहीं रहती तो हम कहने लगते हैं कि तुम पत्थर दिल हो क्या। तो पत्थर दिल होने का मतलब यह है कि हम समाज के प्राणी नहीं हैं। हमने साहित्य का अभिप्राय और समाज का अभिप्राय समझ लिया। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई निबंध आता है तो पहले उसका जो अभिप्राय है यह समझाना आवश्यक है। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं कि समाज और साहित्य में परस्पर संबंध क्या है। अभी हमने चर्चा की कि किस प्रकार से हमारी वेदना संवेदना के रूप में समाज के उद्भव का कारण बनती है। यही हमारी संवेदना जब और व्यापक हो जाती है, केवल अपने तक सीमित नहीं रहती, अपने परिवार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए प्रस्फुटन होने लगता है, तो साहित्य का उद्भव होता है। आप भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार से जो हमारा आदि काव्य है वह रामायण है, और इसके संदर्भ में कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने एक क्रौंच पक्षी को, जो कि बहेलिये के द्वारा उसका एक जोड़ा मार दिया गया था, दूसरा जोड़ा बहुत ही तड़प रहा था, चीत्कार कर रहा था, विलाप कर रहा था, उसको देख करके उनके मुंह से सासा निकल पड़ा उस बहेलिये के लिए। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं कमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अरे निषाद, अरे बहेलिये, तुम शाश्वत काल तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने एक जोड़े को मार दिया है, नष्ट कर दिया है, विनष्ट कर दिया है। और इसी को सुमित्रानंद पंत ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप, निकल कर आँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान। तो यह जो कविता बही, ये वस्तुतः महर्षि वाल्मीकि की आँखों से बही। तो जब हमारे भाव संपूर्ण समाज के लिए कविता की धारा के रूप में, वेदना की धारा के रूप में बहने लगते हैं, तभी साहित्य का उद्भव होता है। वह जो क्रौंच पक्षी था वह महर्षि वाल्मीकि से के वंश परंपरा से संबंधित नहीं था। ना तो उनका पुत्र था, ना तो उनकी माता, ना उनका पिता, ना उनका भाई, ना उनका बहन, लेकिन फिर भी वह जो कविता थी वह पीड़ा के रूप में निकल पड़ी, पीड़ा की धारा के रूप में निकल पड़ी। तो इस रूप में जो साहित्य की धारा है यह वस्तुतः लोकहित में प्रवाहित होती है। अब हमें यह देखना है कि साहित्य और समाज में क्या संबंध है। साहित्य और समाज में संबंध देखने के लिए हमको बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। महान विचारक कार्ल मार्क्स कहते थे कि चीज़ें बिल्कुल हमारे पास होती हैं और हम उन्हें बहुत दूर खोजने लगते हैं, कपोल कल्पनाएं करने लगते हैं, और इसलिए विचारों की दरिद्रता उत्पन्न होती है। विचारों की समृद्धि के लिए हमें सबसे पहले अपने घर में देखना चाहिए, अपने पास में देखना चाहिए। चैरिटी बिगिंस इन होम, यह बहुत ही प्रचलित सूक्ति है। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि किस प्रकार से साहित्य और समाज परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आप देखिए कि यह जो हम लिए हैं ये लिखने के लिए जो है, तो इसमें एक दो चीज़ों का समावेश है। एक कच्चा माल, इसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? प्लास्टिक के लिए। ये जो व्हाइट बोर्ड है इसके लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो लकड़ी क्या है? लकड़ी कच्चा माल है। और इसके लिए फिर एक सांचा है, बना बनाया ढांचा है। वह ढांचा उसका व्यवस्था बताता है, उसके क्रम को बताता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो साहित्यकार है वह मंगल ग्रह का प्राणी नहीं होता है, वह चांद उपग्रह का प्राणी नहीं होता है, वह वस्तुतः इसी समाज से संबंधित होता है और इसी समाज से विषय वस्तु ग्रहण करता है। तो साहित्यकार को अपने विषय वस्तु के लिए समाज पर निर्भर होना पड़ता है। और साहित्य इस रूप में साहित्य जो है वह अपने कच्चे माल के लिए, अपनी निर्माणक सामग्री के लिए किन किन चीज़ों से उसका निर्माण होता है, इसकी विषय वस्तु साहित्य को समाज से मिलती है। इस रूप में साहित्य अपनी निर्माणक सामग्री के लिए, साहित्य अपने निर्माण के तत्वों के लिए, एलिमेंट्स फॉर द क्रिएशन, इज
element of the creation, element for the creation for literature is dependent on society। जो एलिमेंट्स हैं यह वस्तुतः समाज पर निर्भर हैं। समाज की पीड़ा देख करके, समाज की वेदना देख करके, समाज की स्थितियों को देख करके जो साहित्यकार है वह सहसा प्रस्फुटित हो उठता है। और फिर साहित्य क्या करता है समाज के लिए, तो हमने अभी चर्चा की कि किस प्रकार से जो निर्माणक सामग्री है, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन हैं, वह समाज पर निर्भर करते हैं। किंतु समाज की व्यवस्था के लिए, समाज को दिशा देने के लिए, समाज को सही राह दिखाने के लिए, समाज को हित के रास्ते पर चलाने के लिए, समाज को अंधकार से बाहर करने के लिए साहित्य की आवश्यकता होती है। प्रेमचंद ने इस संदर्भ में बहुत ही अच्छी पंक्तियां कही हैं कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। अर्थात देश की, समाज की जीवंतता साहित्य पर आधारित है। अगर साहित्य नहीं होगा तो वह समाज मरा हुआ समाज होगा। क्यों? क्योंकि उस समाज में फिर वैचारिक चेतना नहीं रहेगी। तो जो वैचारिक चेतना का, वैचारिक व्यवस्था का आधार है वह समाज है। हमने अब निबंध के अपने दूसरे खंड में यह समझा कि साहित्य और समाज किस प्रकार से परस्पर एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। साहित्य अपनी सामग्री के लिए और समाज अपनी व्यवस्था के लिए। अगर हम इसको इंग्लिश टर्म देखें कि लिटरेचर इज एम्प्टी विदाउट सोसाइटी एंड सोसाइटी इज ब्लाइंड विदाउट लिटरेचर। हम अंधे और लंगड़े की कहानी याद करें तो ठीक इसी प्रकार से समाज जो है वह अंधा है, बिना साहित्य के चल नहीं सकता, और साहित्य खाली है, बिना समाज के आगे बढ़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो अंधे और लंगड़े का उपमान है, अंधे और लंगड़े की कहानी है, यहाँ पर परिलक्षित होती है, यहाँ पर प्रासंगिक होती है। अब निबंध के तीसरे खंड पर हम आते हैं कि किस प्रकार से साहित्य समाज को प्रभावित करता है और समाज साहित्य से प्रभावित होता है। यह प्रश्न कई बार विभिन्न विभिन्न रूपों में पूछा जाता है। साहित्य का दायित्व, समाज पर साहित्य का प्रभाव, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है ना कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है ना कि दर्पण है, ये साहित्य और नैतिक मूल्य, ये सारे के सारे प्रश्नों का जो समाधान है, जो सारे प्रश्नों का उत्तर है, यह हमारे निबंध के तीसरे खंड में निहित है। समाज के जितने भी क्षेत्र हैं, साहित्य के भी उतने ही क्षेत्र हैं। जैसे व्यक्ति के लिए, नैतिक क्षेत्र के लिए, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको साहित्य की प्रासंगिकता को, साहित्य के योगदान को, साहित्य के मूल्य को दिखाना है। सबसे पहले हम व्यक्ति से आते हैं। हम व्यक्ति हैं, एक प्रतियोगी के रूप में भी, एक सामाजिक प्राणी के रूप में भी, एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में भी। तो इस रूप में व्यक्ति के लिए देखिए, हमने पूर्ववर्ती वीडियो में इसकी चर्चा की थी कि किस प्रकार से महात्मा गांधी पर साहित्य का कितना अमिट प्रभाव पड़ा। उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा और सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखते ही उनके मन में सत्य के प्रति इतना अटूट आस्था उत्पन्न हुई, इतना अटूट विश्वास उत्पन्न हुआ कि वह सत्य की छोटी सी ज्योति ने सत्याग्रह के विराट आंदोलन का रूप ले लिया और विश्व का सबसे अद्वितीय आंदोलन इस रूप में आगे बढ़ा। यही नहीं, आगे जब उन्होंने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया तो सर्वोदय आंदोलन में लियो टॉल्स्टॉय की अनटू दिस लास्ट जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो सर्वाधिक रूप से प्रभावित हुए। ईशावास्योपनिषद का जो मंत्र था, ईशा अवश्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कश्चित् धनम, जो उसमें तेन त्यक्तेन भुंजीथा है, त्याग करते हुए भोग करो, आसक्ति नहीं करो, इससे वो प्रभावित हुए और इसी के आधार पर उन्होंने अपने सर्वोदय दर्शन को प्रतिपादित किया। तो इस रूप में व्यक्तित्व निर्माण में
साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप शिवाजी की कहानी जानते हैं कि किस प्रकार से माता जीजाबाई उन्हें बचपन में ही रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी, और उसी के कारण जो शिवाजी का चारित्रिक निर्माण हुआ और वह शिवाजी से छोटा शिवाजी अब बड़े होकर के छत्रपति शिवाजी के रूप में परिवर्तित हुआ, रूपांतरित हुआ, कायाकल्प हुआ। तो यह योगदान है, आप इसको उदाहरण के द्वारा पुष्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं सामाजिक क्षेत्र में। आप जानते हैं कि जो हमारा समाज का स्वरूप है, समाज के स्वरूप में भिन्न भिन्न तत्व समाहित हैं। उन सभी का, चाहे वह मानवतावाद हो, चाहे लोकमंगल हो, चाहे सत्य अहिंसा प्रेम हो, इत्यादि क्षेत्र में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता यहाँ पर प्रासंगिक हो जाती है। वह कहते हैं कि केवल मनोरंजन ही नहीं, कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन ही नहीं, कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। वह साहित्य केवल मनोविनोद के लिए नहीं होता है, मनोविलास के लिए नहीं होता है, वह वस्तुतः उचित उपदेश को लिए रहता है। वह एक मसाल होती है जो कि दिखाता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। इस रूप में साहित्य समाज के जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में, चाहे वह मानवतावाद की बात हो, चाहे लोकमंगल की बात हो, चाहे सत्य अहिंसा प्रेम की बात हो, सामाजिक विसंगतियों की बात हो, उन सभी में वह अपनी अमिट छाप छोड़ता है। आप देखें कि किस रूप में कबीरदास ने जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थीं उन पर मार्मिक प्रहार किया। आप कबीरदास के दोहे देखिए, सब में पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या हिंदू मुए राम कही मुसलमान खुदाए, कहा कबीर ते जीविता दुई में कदई न जाए। इस प्रकार से उन्होंने अंधविश्वास पर, पाखंड पर, हिंदू मुस्लिम जो कट्टरता थी या जो हिंदू मुस्लिम एकांगिकता थी, सब पर मार्मिक प्रहार किया। इस रूप में जो साहित्य है वह कभी कबीर के रूप में खड़ा होकर, कभी तुलसी के रूप में खड़ा होकर के, कभी लियो टॉल्स्टॉय के रूप में खड़ा होकर के, कभी भिन्न भिन्न जो वाल्मीकि हैं इनके रूप में खड़ा होकर के समाज को एक महत्वपूर्ण दिशा देता है। अब उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्षेत्र पे, राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीति भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। जो राजनीतिक मूल्य हैं उनमें साहित्य का कितना अमिट प्रभाव पड़ता है कि आज भी राजनीति में अगर हम देखें कि सबसे अच्छे राजा की अगर कल्पना की जाती है, उदाहरण दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ प्रणाली अपनाई जाती है, तो किसका उदाहरण दिया जाता है? राम राज्य का। राम राज्य के संदर्भ में जिस प्रकार से तुलसीदास ने किया है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बयरु न कछु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। बयरु, आज हम हमारे संविधान की प्रस्तावना को देखें तो उसमें क्या है? बंधुता को बढ़ाने वाली। बंधुता कैसे रहेगी? बैर न कछु काहू सन कोई, किसी का किसी से कोई बैर नहीं है। हमारा मूल अधिकार क्या है? समता का अधिकार है। तो राम प्रताप विषमता खोई, अर्थात वहां पर विषमता नहीं है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सभी मनुष्यों में प्रेम है और अपने स्वधर्म और अपनी नीति के अनुसार आचरण करते हैं। स्वधर्म का अभिप्राय यहाँ पर हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों की बात कही गई है उसके हिसाब से चलते हैं। तो इस प्रकार से राम राज्य की संकल्पना जो राजनीति के क्षेत्र में है वह बताती है। इस पर बात आप इनका बिहारी का उदाहरण ले सकते हैं कि जय सिंह किस प्रकार से कामनी और कंचन में डूबे हुए थे, तो उन्होंने, जय सिंह ने, बिहारी ने एक दोहा भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो रहो आगे कौन हवाल। यह एक उनके ऊपर व्यंग था जो बताते हैं कि अभी तो यह जिस नवविवाहिता रानी के आसक्ति में आप पूरी तरह से डूबे हुए हैं, अभी ये दशा है तो भविष्य में क्या होगी। इसी से उनका जो चेतना थी जय सिंह की वह जगी
और वह न केवल बिहारी को अपने राज दरबार के कवि के रूप में प्रतिष्ठापित किया, बल्कि फिर से जनता की सेवा में, जनता के कल्याण में लग गए। तो इस प्रकार से ये ढेर सारे उदाहरण हैं। और हम देख सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार से साहित्य ने उद्वेलित किया। आप भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता देखिए, जिसमें वो भारत दुर्दशा की बात करते हैं कि आवहु सब मिली रोबहु भारत भाई, आबहु सब मिल रोबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। और स्वतंत्रता के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद बहुत ही तीव्र रूप में बोलते हैं, उद्बोधित करते हैं, उद्वेलित करते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो बढ़े चलो बढ़े। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता की आवाज़ है, तुम कूद पड़ो। आगे आप देखें कि हेनरी डेरेजियो थे, वो कवि भी थे, और उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया और अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को उत्प्रेरित किया। आज भी जब हम संसद की दशा देखते हैं, राजनीति की विकृतियों की बात करते हैं, तो धूमिल कहते हैं कि हमारा संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। तो इस व्यंग्यात्मक लहजे के द्वारा वह स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से हमारी राजनीति में विकृतियाँ आ गई हैं। तो इस प्रकार से साहित्य राजनीति के क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। फिर अगला चरण धार्मिक क्षेत्र है, सर्वधर्म समभाव। आप जानते हैं भारतीय संस्कृति इसके लिए जानी जाती है। पूरे विश्व में सबसे अधिक अगर प्रतिष्ठा है तो आप भारतीय संस्कृति की है। इस संदर्भ में मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह को जब औरंगजेब ने कैद कर लिया तो उनसे पूछा व्यंग्यात्मक लहजे में, ऐ दो जहाँ के मालिक, तुम्हारा धर्म खूब कि हमारा धर्म खूब। दो जहाँ का, उनको व्यंग कर रहा था कि तुम तो अपने आप को दो जहाँ का मालिक समझते हो, बताओ तुम्हारा धर्म खूब कि हमारा धर्म खूब। गुरु गोविंद सिंह ने बहुत ही शानदार उत्तर दिया और कहा तुम्हारे लिए तुम्हारा खूब, हमारे लिए हमारा खूब। अर्थात तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। यह भारतीय संस्कृति के समन्वय का प्राण है। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में इसी को बहुत भली भांति उकेरा है और उसकी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि धर्मो यो बाधते धर्म, धर्मो यो बाधते धर्म, नासा धर्मो कुधर्म तत्, अविरोधी तुयो धर्मः सा धर्मो मुनिषत्तमा। अर्थात इसका हिंदी में भाव यह है कि जो धर्म दूसरे के धर्म को बाधा पहुंचाता है, जैसे आज देखिए विभिन्न सांप्रदायिक हिंसा है, यहाँ पर यह साहित्य का जो भूमिका है वह प्रासंगिक है। विभिन्न सांप्रदायिक हिंसा है, मुजफ्फरनगर की हिंसा है, भागलपुर की हिंसा है। इसी सांप्रदायिक हिंसा के कारण हमारे राष्ट्र का विभाजन हो गया। और आज जो फ्रांस में आग लगी हुई है सांप्रदायिक हिंसा की, तो वस्तुतः ये धार्मिक नहीं है, कुधर्म, ये कुधर्मी हैं। धर्म कभी भी लड़ने की बात नहीं कहता है। स्वामी आचार्य विनोबा भावे कहते थे कि धर्म जो है माता के समान है। जिस प्रकार से सच्चा मातृभक्त अपनी माता की इज्जत करेगा कि दूसरी की माँ को गाली नहीं देगा, ठीक उसी प्रकार से सच्चा धार्मिक अपने धर्म की इज्जत करेगा, अपने धर्म पर आस्था रखेगा, लेकिन दूसरे के धर्म की निंदा कभी नहीं करेगा। तो अगर हम दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं तो हमारी स्थिति वही है कि हम दूसरे की माँ को गाली दे रहे हैं, जो कि कदापि शिष्टाचार की श्रेणी में भी नहीं आता, धार्मिक की श्रेणी में छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर अगला है पर्यावरण का क्षेत्र। पर्यावरण के क्षेत्र में आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा, भिन्न भिन्न प्रकार की आपदाएं हैं, त्रसदी हैं। अभी आप देखिए दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है, पराली जलाई जा रही है, या भिन्न भिन्न जो कारण हैं उनके कारण से हम पर्यावरण के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जो हमारा प्राचीन साहित्य है किस रूप में प्रासंगिक हो जाता है। वहाँ पर हमारी धरती के बारे में क्या कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, यजुर्वेद का वाक्य है। यह महामंत्र है, आप इसको हर जगह प्रयोग कर सकते हैं कि भूमि हमारी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। यह एकता के लिए भी, पृथ्वी के संसाधनों के उपयोग के लिए भी हर जगह प्रासंगिक है। स्वामी सुमित्रानंद पंत जो है वह प्रकृति के सुकुमार कवि ही कहे जाते हैं। इन्होंने प्रकृति के क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार
की कविताएं लिखी हैं और प्रकृति के संरक्षण के संदर्भ में विभिन्न आयाम प्रस्तुत किए हैं। तो इस रूप में यहाँ पर पर्यावरण के क्षेत्र में एक आध दो आप पंक्तियाँ हैं, एक हमारी चर्चा इस पर भी होगी कि भिन्न भिन्न जो विचार हैं, जो भिन्न भिन्न सूक्तियाँ हैं, जो भिन्न भिन्न कविताएं हैं, उनका किस रूप में और कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। एक अगले वीडियो में इसको हम देने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में सबसे उत्तराखंड के कवि हैं गिरीश तिवारी गिरदा, उन्होंने सीधे सीधे ललकारते हुए कहा है मनुष्य को, जो हम बांध बना करके नदियों के जल का दुरुपयोग करके समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, संकट खड़ा कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि सारा पानी चूस रहे हो, सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, जिस दिन डोलेगी ये धरती, सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो, जिस दिन डोलेगी ये धरती सर से निकलेगी सब मस्ती, बोल व्यापारी तब क्या होगा, नगद उधारी तब क्या होगा। अर्थात जो तुम धरती का इतना जबरदस्त शोषण कर रहे हो, जिस दिन डोलेगी ये धरती, जिस दिन ये धरती डोल गई, कांप गई, बोल व्यापारी, अरे एक पैसों के लिए धरती का, पर्यावरण का दोहन करने वाले, शोषण करने वाले, फिर क्या होगा तुम्हारा, फिर उसी के साथ तुम भी नष्ट हो जाओगे। तो यह साहित्यकार जो पर्यावरण का शोषण है, जो पर्यावरण का अवशोषण है, जो पर्यावरण का दोहन है, उसके संदर्भ में भी अपनी बात को रखता है। इस प्रकार से हमने आज इन विभिन्न आयामों पर चर्चा की। आप देखिए कि केवल यह नहीं है कि साहित्य केवल काल्पनिक चीज़ें हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से एक मार्क्स जैसे विचारक ने पूरे समाज की, पूरे राजनीति की दिशा बदल दी। किस प्रकार से वहाँ पर जब उन्होंने दास कैपिटल के द्वारा यह बोला दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तो उस एकता से न केवल शासन प्रणाली चेंज हुई बल्कि पूरी विचार प्रणाली चेंज हो गई। एक गांधी ने अपने एक अहिंसा के अस्त्र के द्वारा पूरी समाज की दिशा को बदल दिया। इस प्रकार साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम अगले टॉपिक पर जो आपके लिए एक प्रकार से जो रामबाण जैसी जो भिन्न भिन्न प्रकार की कविताएं हैं, सूक्तियां हैं, उनको देंगे और यह बताएंगे कि इनका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार से साहित्य का उद्देश्य है कि लोकहित की साधना, उसी प्रकार से आपके प्रज्ञा प्रवाह चैनल का उद्देश्य है प्रतियोगी हित की साधना। इस प्रतियोगी हित की साधना के क्रम को आप आगे बढ़ाएं, लाइक के द्वारा, सब्सक्राइब के द्वारा। आपका बहुत बहुत आभार।